हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम सब? क्या हाल चाल तुम्हारे? मजा नहीं, लाइफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया? बता दो भाई। देखो सिंपल सी बात है, मजे की बात क्या है कि यार एक बड़े प्यारे बच्चे का मेरे पास कमेंट आया लास्ट लास्ट क्लास में। उसने पूछा, सर आपने कहा कि वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड। ये बात तो सही है। फिर सर आप ये क्यों कह रहे हो कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं? सर अगर वाटर कलरलेस है तो अर्थ ब्लू प्लैनेट कैसे हो गया? ये सवाल वैसे काफी अच्छा था, मुझे मजा आया पढ़ के। नाम तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपका कमेंट जरूर पढ़ के मजा आया। और आपने कहा कि सर अगले वाले वीडियो में ना इसका आंसर मेरे को दे देना। तो देखो भाई, पहली चीज तो ये, आपके सारे कमेंट्स को ना मैं पर्सनली पढ़ता हूं, और जहां पे आप अटकोगे यार वहां पे सॉल्व करने के लिए तो भाई हम खड़े ही हैं, क्योंकि ये है आपका अपना प्यारा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है PW, और आप हमारे सुपर चैंपियन, सुपर एवेंजर। तो देखो, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे प्यारे डाउट से, यानी कि अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। देखो, पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि 70% 71% अर्थ का जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। अब जब आउटर स्पेस से आप जाके देखोगे तो आपको ये जितना भी सेक्शन है ना, ये ब्लू ब्लू दिखाई देगा। वो हमारे विजन का धोखा कह लो, इल्यूजन कह लो, या जैसे हमको अपीयर होता है वैसा कह लो, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अर्थ को हम बोलते हैं एक ब्लू प्लैनेट। क्योंकि जब आप आउटर स्पेस से जाके अर्थ को देखोगे तो अर्थ आपको ब्लू दिखाई देगा वहां से, राइट। सो दैट इज द रीजन अर्थ को नाम मिल गया, निकनेम मिल गया, दैट इज अ ब्लू प्लैनेट। और ये ब्लू इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल है, ठीक है। तो जब ऊपर से आके देखते हो, आउटर स्पेस से देखते हो, तो आपकी आंखों को ऐसा लगता है कि ये पूरा सेक्शन नीला है, यानी पूरा सेक्शन ब्लू है, और तभी से इसको निकनेम है बच्चे, दैट इज ब्लू प्लैनेट, ठीक है। चलिए, अब पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तेरा रंग कैसा, तेरा रंग कैसा। तो भैया पानी की बात कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट वाटर। अब वाटर में आज क्या पढ़ेंगे यार? लास्ट टाइम ने वेव्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। विल टॉक अबाउट टाइड्स, कैसी होती हैं, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, या हाई टाइड्स और लो टाइड्स, देसी भाषा में बोले। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज ओशन के करंट की। करंट लगा रे जो मैंने तो करंट लगा रे, वो गाना है ना, बहुत सही सही वाला, हाँ, तो वही वाले ओशन करंट की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सुनामी की। भैया सुनामी, तो सुनामी जब आती है तो बेटा नानी याद आ जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, नानी को तो ऐसे ही याद कर लेना चाहिए, जरूर थोड़ी सुनामी आएगी तभी याद करोगे। और करेंगे हमारे कुछ सवाल, तड़ाक धड़ाक सवाल, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, चलिए चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लहरों पे सवार होके, नौका से पार होके और आर पार होकर के चले भैया। बात करेंगे आज हम लोग टाइड्स की। टाइड वो वाला नहीं जैसे जो देता है आपको एकदम खतरनाक वाली सफेदी, ठीक है, चमकती सी सफेदी टाइड के साथ आए, तो ये वाली टाइड नहीं है बच्चे, ये वो टाइड है जो आती है आपके समुद्र के अंदर, आपके ओशन के अंदर, ठीक है। चले, तो अगर हम बात करें व्हाट इज अ टाइड नंबर, व्हाट इज योर टाइड नंबर, ठीक है। तो ये अगर टाइड की बात करो तो रिदमिक राइज एंड फॉल, ठीक है, ट्वाइस अ डे। पहली बात तो है बेटा कितनी बार? दिन में 2 बार। कहते हैं ना दिन में 2 बार बढ़िया तरीके से खाइए, तो इसी तरीके से दिन में 2 बार क्या होता है, जो ओशन का पानी है वो एक अलग ही पैटर्न से उठता है और गिरता है, राइज करता है और फॉल करता है, ठीक है। राइज करता है और फॉल करता है। ओशन का जो पानी है, समुद्र का पानी है, वो उठता है, वो गिरता है, वो उठता है, वो गिरता है, वो राइज करता है, वो फॉल करता है, ठीक है। तो ये जो राइज एंड फॉल है ना, एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर रिदम में, जो दिन में 2 बार होता है, ट्वाइस अ डे होता है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं टाइड, राइट। अब मान के चलिए ये एक सी का किनारा है जिसको आप कह रहे हैं सी शोर। क्या कह रहे हैं आप? सी शोर। गली गली में शोर है, सी के ऊपर शोर है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। तो अगर सी शोर की बात करें, यानी सी के किनारे की बात करें, तो जब आपका टाइड आता है हाई, जब आपका होता है हाई टाइड, यानी आज मैं हाई टाइड हूं ब्रो, ठीक है। तो जब होता है हाई टाइड, तो हाई टाइड क्या करता है? पानी आता है और इस समुद्र के किनारे को आके ढक लेता है, ठीक है। तो पानी की यहाँ पे वेव्स, कभी भी हाई टाइड की आप बात करोगे तो यहाँ पे जो पानी की वेव्स होती हैं बच्चों, ये काफी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। तो ऊंची ऊंची लहरें क्या करती हैं? आकर के समुद्र के किनारे को ढक लेती हैं, सीशोर को ढक लेती हैं, राइट। अब जब कभी भी आपका लो टाइड होता है तो पानी यहां से काफी पीछे चला जाता है। तो जब लो टाइड की बात आती है तो लो टाइड के नाम में ही सब कुछ लो है भाई, है ना। ऐसे लो है, ऐसे थका हुआ है, ऐसे एनर्जी डाउन है, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, जब लो टाइड के नाम में ही लो है
तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे कि पानी जो है अपने लोएस्ट लेवल पे होगा और साथ ही साथ किनारे से काफी पीछे चला जाएगा, है ना। तो जब हाई टाइड है तो पानी काफी हाई लेवल पे होगा, किनारे को ढक लेगा, उसके ऊपर आ जाएगा, कहेगा आज ब्रो मैं एकदम हाई टाइड हूं, ठीक है। फिर जब वो लो होगा, ऐसा दुखी होगा, एकदम लो टाइड बन के घूमेगा, तो क्या होगा, पानी का लेवल बहुत कम होगा और वो सी शोर से काफी पीछे चला जाएगा, राइट। चलिए आगे मैं बात करूं, जो हमारा हाई टाइड होता है इसको हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। अब स्प्रिंग टाइड का पोजीशन देखिए, देखिए स्प्रिंग टाइड कैसे हो रहा है बच्चे, जब मून जो है आपका सन और अर्थ के कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है। अब होता क्या, ये टाइड्स क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ोगे तो हर एक बॉडी यूनिवर्स के अंदर किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि फोर्स इतना माइन्यूट होता है कि आपको फील नहीं होता, राइट। ये आप जब साइंस पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बात पढ़ोगे। तो ये जो आपका पुल है ना, ये जो पानी ऊपर की तरफ खींचता है, ये क्यों खींचता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल लगती है सन या मून के द्वारा अर्थ के सरफेस पे, वो क्रिएट करती है आपके टाइड्स। क्या क्रिएट करती है बेटा, आपके टाइड्स। क्या क्रिएट करती है भाई, टाइड्स। कैसे क्रिएट होते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल यानी सूरज और चांद जो है एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, और उस फोर्स के चलते क्या होता है, पानी जो थोड़ा ऊपर की तरफ खिंचता है या नीचे की तरफ जाता है, एंड दैट क्रिएट्स टाइड्स। अगर आप देखोगे, जब फुल मून होता है, फुल मून नाइट, जब आपका वुल्फ ना भेड़िया नहीं चिल्लाता है औ ऐसे करके मस्त एकदम, है ना, तो जब फुल मून नाइट होती है और जब न्यू मून नाइट होता है बच्चे, तो जो सूरज है और जो मून है और आपका अर्थ है, ये एकदम सेम लाइन में, ठीक है। या तो जब फुल मून नाइट होगा, ठीक है, दो चीजें, या तो फुल मून नाइट होगा, ठीक है, या फिर आपका न्यू मून होगा, अमावस की रात। या तो आपका फुल मून नाइट होगा बच्चा वाडी, या तो आपका न्यू मून नाइट होगा। तो फुल मून और न्यू मून के केस में क्या होगा कि जो आपका मून होता है वो अर्थ और सन के कहीं ना कहीं बीच में है इसका पोजीशन। तो ऐसे टाइम पे जो पुल है काफी हाई है, तो टाइड्स आपके जो होते हैं बच्चों हाईएस्ट होते हैं। तो ये जो हाई टाइड वाला समय, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं, ठीक है। तो फुल मून और न्यू मून पे, जब मून का पोजीशन अर्थ और सन के बीच में है, पुल्स काफी हाई है, ग्रेविटेशनल पुल हाई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइड्स भी बच्चों आपके काफी हाई टाइड्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर स्प्रिंग टाइड। फिर अगर मैं बात करूं नीप टाइड की, ठीक है, जब मून हमारे पहले और लास्ट क्वार्टर में होता है, जब मून हमारे फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, ठीक है, जब मून हमारा फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, तो बच्चे जो आपका ओशन का पानी है ना, वो डायगनली ऑपोजिट मूव करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसके डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ओशन का पानी मूव करेगा, एंड दिस क्रिएट्स लो टाइड्स। क्या क्रिएट होंगे बच्चों यहाँ पे, लो टाइड्स। क्या समझ रहे हो आप, जब मून अपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में है, ठीक है, तो मून का पोजीशन कुछ ऐसे है, तो जो आपका ओशन का जो पानी है बच्चे, वो डायगनली ऑपोजिट मूव कर रहा है इस पोजीशन के, ठीक है, डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है टू दिस पोजीशन, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, राइट। तो इससे क्या जनरेट हो रहा है आपके, इससे जनरेट हो रहे हैं आपके लो टाइड्स, या दूसरी भाषा में कहें तो नीप टाइड्स। फाइन बच्चा वार्डी, चलिए अब बात आती है यार ओशन करेंट्स की। देखो ओशन करेंट्स क्या चीज होते हैं, देखिए नंबर वन, ओशन करेंट्स क्या है, बहता हुआ पानी है, ठीक है, जो हमारे ओशन के सरफेस पे बह रहा है। मान लीजिए हमारा ओशन है, इसके ऊपर बहता हुआ पानी जो है बच्चे आपका ओशन करंट है। अब कभी कभी इस पानी का टेम्परेचर गर्म होता है, कभी इस पानी का टेम्परेचर ठंडा होता है, ठीक है। तो जब ये गर्म होता है तो उसको हम कह सकते हैं वार्म ओशन करंट्स, और जब कंपैरेटिवली ठंडा है ऊपर के साइड से तो इसको हम कहेंगे कोल्ड ओशन करंट्स, राइट। अब ये बच्चों क्या है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये जो आपका करंट है क्या हो रहा है बच्चों, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट को हिंदी में कहें तो बहाव। कई बार आप नदी के पास जाओगे तो नदी में काफी तेज बहाव होता है, पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होता है, सो दैट इज बेसिकली द करंट। वो क्या है बच्चे, करंट है। कई बार इसका टेम्परेचर कोल्ड है तो एक कोल्ड करंट बन जाता है, गर्म है तो बन जाता है आपका गर्मा गर्म करंट यानी वार्म करंट। और जहां पे भी कोल्ड और गर्म मिक्स हो जाते हैं बच्चों, वहां पे बहुत सारा फॉग होता है, बहुत सारी धुंध होता है, मिस्ट होता है, राइट। चलिए, सो जो वार्म ओशन करंट्स है बच्चों, ये कहां जनरेट होते हैं, नियर द इक्वेटर, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए बहुत आसान है इसको समझना। आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा इक्वेटर है, जो सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है, सबसे डायरेक्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट यहीं पड़ रही है, तो हीट भी डेफिनेट सी बात है यहां पे होगी। तो जो यहाँ के वाटर बॉडीज है, ठीक है, जो इक्वेटर के पास प्रेजेंट वाटर बॉडीज है बच्चों, तो उसका टेम्परेचर भी तो कंपैरेटिवली बढ़ेगा।
है कि नहीं। अब जब किसी भी चीज का टेम्परेचर राइज होता है ना, जब किसी भी चीज का टेम्परेचर गर्म होता है तो वहां पे एक लो प्रेशर एरिया सा क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ना। चलिए, और हमेशा एक ध्यान रखिएगा जब कोई भी चीज लो टेम्परेचर की होती है तो वो राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, मतलब जो लो प्रेशर की होती है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझते हैं, इसको और छोटे में ब्रेक डाउन करते हैं, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समझिए ये इक्वेटर का क्षेत्र है। इक्वेटर क्या है, वो लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे कुछ ओशंस प्रेजेंट है ना, यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज हैं। हमने ये सीखा है कि सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। अब किसी चीज में अगर पानी की बाल्टी में इमर्शन रॉड लगा दोगे जिससे पानी गर्म होता है तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर चेंज होगा, है कि नहीं। सेम वे जो अर्थ का जब यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है अर्थ के हिस्से पे, यहाँ पे पानी बच्चे क्या होगा, ये भी गर्म होगा ना। तो यहाँ से जो पानी के करंट से किधर मूव करने चालू करते हैं, टुवर्ड्स द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन कंपैरेटिवली ठंडे हैं हमारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का बच्चों कि ये जो वाटर करंट से, जो वार्म करंट से कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं आपके इक्वेटर के पास, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेस है जहां पे टेम्परेचर आपको वार्म मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर अगर कोल्ड करंट्स की बात करें तो कोल्ड करंट्स क्या होते हैं बच्चे, जो पोलर एरियाज होते हैं, ठीक है, या ऐसे एरियाज जो काफी हाई लैटिट्यूड्स पे, मान लीजिए कहीं यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे, तो यहां से जो आपके कोल्ड करंट्स होते हैं कहां मूव करते हैं, ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड्स पे। ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट है। तो जो आपका कोल्ड करंट, जो यहाँ पे पानी के सोर्सेज होंगे, है ना, ठंडा पानी अवेलेबल, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा है, सूरज की रोशनी यहाँ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, तो भाई गर्म कौन करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर यहाँ काफी ठंडा है, तो यहाँ के जो वाटर बॉडीज के करंट्स है, कोल्ड करंट्स, वो धीरे धीरे कहां मूव करने का ट्राई करते हैं, टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल एरियाज। कौन से एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चा आपके कोल्ड और वार्म करंट्स फ्लो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करें थोड़ा सा, लेट्स मूव फर्दर। चलो, तो वार्म करंट्स जो है बच्चे कभी भी किसी भी एरिया से ब्लो करेंगे तो आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ठीक है, बिकॉज हवाएं भी वैसे ही चलेंगी फिर, है ना। फिर अगर हम देखें कि जहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं बच्चे, वहां पे पहली बात तो फिशेस बहुत मात्रा में अवेलेबल होती हैं, और साथ ही साथ वहां घना कोहरा भी होता है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं, जिसके चलते वहां बहुत सारा फॉग, बहुत सारा मिस्ट है, राइट। चलिए, अब जैसे जापान के आसपास की आप बात करें तो जितने भी समुद्र जापान के आसपास है, या नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ऐसे कुछ बढ़िया एरियाज हैं जहां पे कोल्ड और वार्म करंट आपके आके मिक्स होते हैं, राइट बच्चों। सो जहां पे एरियाज, ऐसे एरियाज जहां वार्म और कोल्ड करंट मिक्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, फॉग होता है, और ऐसे एरियाज में शिप्स को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो मतलब मान के चलिए कि ऐसे एरिया में शिप चल रही है जहां पे पानी कम है, और वहां पे ऐसे कोल्ड और वार्म करंट्स हैं, और उनके मिक्स होने की वजह से बहुत फॉग क्रिएट हो चुका है, तो हो सकता है शिप को कई कबार कोई बड़ा पत्थर ना दिखाई दे, शिप उससे आके भिड़ जाए, शिप का एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे केसेस काफी डेंजरस होते हैं। ठीक है, चलिए, और क्या आपको पता है कि जो डेड सी है इजराइल में, उसका जो बच्चे सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी 1 लीटर पानी में 340 ग्राम सॉल्ट आपको वहां मिलेगा। मतलब आप आराम से वहां फ्लोट कर सकते हो, बिकॉज बच्चे वो उसका जो पानी का डेंसिटी है वो इतना हाई है कि आप डूबोगे नहीं। मतलब डेड सी में आप आराम से जाओगे ना, वो इतना सॉल्टी है, डेड सी इतना सॉल्टी है कि बच्चे आप आराम से फ्लोट करोगे, उसमें डूबोगे नहीं। तो पीपल डू नॉट डाई इन डेड सी, है ना मजेदार बात कि नाम सी का नाम डेड है, बट यू डोंट गेट डेड देयर, राइट। चलिए आगे बात करें बच्चों ओशन सर्कुलेशन की, तो चलिए, तो ये बात तो हमने कर ली थी। अब बात करते हैं हमारे अमेजिंग से सुनामी की। देखो, सुनामी का छोटा सा प्यारा सा सिनॉप्सिस मैंने दिया था आपको लास्ट क्लास में। तो सुनामी बच्चों क्या है कि अगर हम बात करें, भारतीय इंडियन ओशन को सुनामी ने हिट किया था 26 दिसंबर 2004 को। एंड बच्चे वेव कैसे आई थी, बहुत सिंपल सी बात है, जो अंडर वाटर अर्थक्वेक आया था, राइट, दैट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अगर आप देखोगे, जावा, सुमात्रा, जापान, इंडोनेशिया, ये ऐसे एरियाज हैं जो मतलब बच्चे बहुत ही वॉलेटाइल हैं। मतलब इनके नीचे का जो जमीन है ना, वो ठोस नहीं है, वहां पे हमेशा टेक्टोनिक प्लेट हिलती रहती है, जिसके चलते यहाँ रोज जापान में रोज अर्थक्वेक आता है। गूगल करो तुम और देखो, द कंट्री विच रिसीव्स अर्थक्वेक डेली, दैट इज जापान, क्योंकि जापान का लोकेशन ऐसा है। एंड जापान के साथ साथ बच्चे जो पूरा एरिया ना, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, इसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पे पूरा रीजन आपका जमता है। ठीक है, इसके नीचे का जो फाउंडेशन बड़ा खोखला सा है, यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत हाई है, तो अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही अर्थक्वेक आया था 2004 में सुमात्रा के आसपास, जिसने ये सुनामी को ट्रिगर किया। ठीक है, नाउ यू सी दैट जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था वो 9.0 था रिक्टर स्केल पे, तो एक तो मासिव अर्थक्वेक हो गया। तो जो इंडियन प्लेट है बच्चे, दैट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना बहुत सारी कोस्टल प्लेट्स हैं यहाँ पे, टेक्टोनिक प्लेट है।
जब कभी भी दो प्लेटों का आपस में कोलिजन होता है तो जनरली जो डेंस या हेवियर प्लेट है वो थोड़ी नीचे की तरफ जाती है और जो आपकी जो लाइटर प्लेट है थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है। इसमें क्या होता है, जो बीच में आपका मिट्टी वगैरह होगा बहुत ज्यादा खिसकने चालू करेगा बहुत तेजी से, और साथ में जब ये दो प्लेटें टकराएंगी तो इनके चलते बहुत ह्यूज वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे और यही वाइब्रेशन क्या इंड्यूस कर रहे हैं, आपका अर्थक्वेक। ठीक है, तो यही वाइब्रेशन क्या इंड्यूस कर रहे हैं भैया, आपका अर्थक्वेक। और यही अर्थक्वेक जो था बहुत डेवास्टेटिंग, बहुत ज्यादा डेडली था। ठीक है, चलिए, तो देयर वाज सडन मूवमेंट ऑफ सी दैट कॉजेज द अर्थक्वेक्स। तो ओशन फ्लोर की अगर हम बात करें तो दैट विल डिस्प्लेस 10 से 20 मीटर और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पे जितना भी सॉइल वगैरह होगा वो क्या होगा, एकदम से हिल जाएगा। अब मान के चलो दो चीज टकरा रही आके, टकरा के एकदम से एक चीज नीचे की तरफ घुस गई, गड्ढे में घुस गई, दूसरी वाली ऊपर चले गई, तो जो भी इट्टी विट्टी पड़ी होगी, जो भी मिट्टी मिट्टी पड़ी होगी, सब क्या होगी, धंसना स्टार्ट करेगी बच्चों, टूटना स्टार्ट करेगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही हुआ था यहाँ पे। इसके चलते क्या हुआ, जो ओशन फ्लोर था वो 10 से 20 मीटर तक खिसक गया। अब इतने बड़ा बदलाव अगर आएगा, इतना बड़ा चेंज आएगा तो बहुत तगड़ी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ this earthquake, right? So a huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was created by the displacement. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, यहां पे क्या हो रहा है समझिएगा। जो ओशन का जमीन है, ओशन का फ्लोर है, अब वो अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हुआ, खिसक गया, वहां पे एक गैप क्रिएट हो गया, गड्ढा क्रिएट हो गया। ओशन में क्या है, पानी है। ओशन में क्या है बेटा, ओशन में पानी है। तो जो गड्ढा क्रिएट होगा, पानी कहां घुसेगा, सीधा आके उसमें घुसेगा। ऑब्वियसली बात है, वहां पे अगर गैप क्रिएट हो गया, गड्ढा क्रिएट होगा, तो क्या होगा, जो आसपास का पानी है वो सारा का सारा उसमें घुसना स्टार्ट होगा। अब इतना तगड़ा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों कि जितना भी आसपास के कोस्टलाइंस थे, वहां से जितना पानी था फटाफट से उस गड्ढे में घुसना स्टार्ट कर दिया, राइट, फ्रॉम द वाटर ऑफ द कोस्टलाइंस एंड द लैंड मासेस। तो आफ्टर द थ्रस्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट क्या हुआ, जो वाटर मास था ये वापस से कोस्टलाइन की तरफ आया। देखो बहुत सिंपल है, अब देखो इसको अंडरस्टैंड करना क्या हो रहा है। इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट ये जाके खट्टे से कोलाइड की। अब जब कोलाइड की तो ये ऐसा कोलिजन हुआ कि ये वाली प्लेट जो थी तुम्हारी नीचे की तरफ गई, ठीक है, ये वाली प्लेट जो थी तुम्हारी नीचे की तरफ गई और बर्मा वाली थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई। अब इसके चलते हुआ क्या, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, प्लस जो नीचे का मिट्टी वाला मटेरियल था, जो फ्लोर वाला एरिया था, वो खिसक गया, दरक गया, है ना, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। तो वहां क्या था, एक गड्ढा क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया। अब गैप क्रिएट होने से क्या हो रहा है कि वहां पे पानी भरना स्टार्ट हो रहा है, आसपास का जितना पानी है सब अंदर जाना स्टार्ट होगा। फिर जब ये प्लेट सेटल हुई तो वापस से भाई सेटल होगी तो गैप को फिल करेगी, तो पानी जो है वापस से बाहर की तरफ निकला। अब जो बाहर की तरफ पानी निकला तो इतने प्रेशर से बाहर निकला बच्चों कि ह्यूज वेव्स यहां पे क्रिएट हुए, राइट। तो यहां पे क्या हुआ बच्चे, ह्यूज वेव्स क्रिएट हुए। द वाटर रश बैक टुवर्ड्स कोस्टलाइन। तो ये जो सुनामी वेव्स क्रिएट हुए बच्चे, इनका स्पीड कितना था, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो आप समझ सकते हो कि बच्चों एयरप्लेन की स्पीड से जो है ये आपके सुनामी के जो वेव्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, तो जितने भी आपके आइलैंड्स थे इंडियन ओशन के आसपास वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, ठीक है, जो भारत के सदर्न मोस्ट इंडियन यूनियन का पॉइंट था वो पूरा डूब गया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे वाटर जो था आपके अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है, जो मेन एरिया, वहां से बाहर की तरफ मूव करने लगा फ्रॉम सुमात्रा टू अंडमान आइलैंड्स। श्रीलंका जो वेव का लेंथ था वो थोड़ा धीमे हो गया और साथ ही साथ बच्चे जो वाटर की गहराई थी वो भी थोड़ी कम होने लगी। ट्रैवल स्पीड भी बच्चे काफी कम हो गई, 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी वेव्स, अभी वो घट के 70 किलोमीटर पे आ गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि डेवास्टेशन तो बहुत हैवी हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे थे जो कंपैरेटिवली बच गए आपके, राइट। सो सुनामी आप कह सकते हो करीब 3 किलोमीटर तक ट्रैवल किया था फ्रॉम द कोस्ट, जिसने करीब 10,000 लोगों को मार दिया था एंड अफेक्टेड लैक्स ऑफ हाउसेस। कैन यू इमेजिन दैट बच्चों। भारत में जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे वो आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरला और पुडुचेरी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, कभी भी अर्थक्वेक को आप एडवांस में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही नॉमिनल चीज है कि आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्थक्वेक्स इन एडवांस। ठीक है, लेकिन 3 घंटे का नोटिस आप जारी कर सकते हो, अभी इतनी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास। ठीक है, अगर एक सुनामी आने का खतरा है, अगर आपको लगता है कि अर्थक्वेक आया है बहुत तगड़े लेवल पे, सुनामी आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़े आता है, तो ऐसे केसेस में थोड़ी सी पहले आप एक वार्निंग इशू कर सकते हो। तो ऐसी अर्ली वार्निंग बच्चों खासकर पैसिफिक ओशन के अक्रॉस काफी ज्यादा दी जाती है ताकि लोग सही टाइम पे अपना इंतजाम कर पाए, राइट। चलिए, तो सुनामी जिसने साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों में एकदम कहर ढा दिया था भाई दिसंबर 2004 में, ये पिछले कई 100 सालों की सबसे डेवास्टेटिंग सुनामी है, राइट बच्चों। तो आप कह सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी पे आप कह सकते हो बच्चों बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हुए थे। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ना लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम्स थे जो उसको रिड्यूस करने में इसका इंपैक्ट हेल्प कर पाते। ठीक है,
तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप कभी भी देखो, मैं आपको एक नॉमिनल बात बता रहा हूं, मान लीजिए आपने कभी आप एक कोस्टल एरिया में खड़े हैं, ठीक है, और आप देख रहे हो कि कोस्टल एरिया के पास से जो पानी है बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो वेव आई है, एक वेव आई है, और वेव आने के बाद ना पानी बहुत तेजी से घटता जा रहा है सी शोर के पास से, तो फटाफट से बेटा बैग उठाओ और किसी ऊंची जगह पे भागो, बिकॉज जो नेक्स्ट टाइम पानी आएगा ना वो इतनी स्पीड से आएगा कि आपको भागने का टाइम नहीं मिलेगा। इसमें यही दिक्कत थी, लोगों ने क्या किया, लोग पहले पेड़ों पे चढ़ गए काइंड ऑफ, है ना, फिर थोड़ा ऊपर के साइड चले गए, इनको लगा पानी पीछे चला गया, नहीं, जब दोबारा पानी आया ना इनके पास भागने का मौका ही नहीं था, दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल डाइड, राइट। चलिए, ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है बच्चों वाइंड अप। जाते जाते आपसे एक दो सवाल है मेरे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 1 कहता है मेरे से कि नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ (2004) सुनामी। क्वेश्चन 2 says what are spring tides and neap tides? और क्वेश्चन नंबर 3 says what are warm and cold ocean currents? What are warm and cold ocean currents? ओके, फेयर है ना बच्चों। चले, तो इन 3 सवालों का उत्तर आप देंगे कहां पे? आपकी कमेंट सेक्शन पे। मेरी मुलाकात होगी आपसे, अगली बात होगी यानी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने प्यारे सुपर अमेजिंग और डुपर वाले प्लेटफॉर्म यानी जिसका नाम है PW बच्चावाड़ी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।